Hello everyone. Now I am continue with this topic, that is reproductive system. It is second part of this topic. Okay. अब हम पढ़ेंगे hormonal control on testicular functions कि जो भी हॉर्मोन्स हैं बॉडी में वो टेस्टिकुलर पर हमारी जो मेल टेस्टिस है उस पर किस तरह से एक्ट करता है. ओके तो अब देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक एनिमेशन बनाई है. ओके जो एक आपको हार्मोन के बारे में आइडिया देगा. तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से. ओके तो ये एक अननोन फैक्टर है कि इनिशिएशन कैसे होता है, बट ऐसा प्रूफ हुआ है कि जब प्यूबर्टी के टाइम जो हमारा हाइपोथैलेमस है वहाँ से गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है. तो ये जो हाइपोथैलेमस है जो ब्रेन में है वो गोनेडोट्रोफिन को रिलीज करता है और यही गोनेडोट्रोफिन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे. ओके जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर एक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन रिलीज करेगा. एक होगा FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज LH. और ये दोनों हार्मोन जो है अब एक्ट करेंगे मेल गोनेड्स पे. मेल गोनेड क्या है? टेस्टिस. अब टेस्टिस को यहाँ पे मैंने दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि आपको इसी से हार्मोनल एक्टिविटी पता चले. तो जैसे आपको पता है कि टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं. ओके तो जब FSH सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे एक्ट करेगा तो वो सर्टोरियल सेल को एक्टिवेट करेगा टू नरिश दी स्पर्म. ये डायरेक्टली वे से स्पर्म की प्रोडक्शन को एक तरीके से बढ़ाने का काम करती है. एक्चुअली में FSH क्या कर रहा है, सर्टोरियल सेल की प्रोडक्शन बढ़ा रहा है. अगर सर्टोरियल सेल ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म्स की प्रोडक्शन होगी. ओके और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो FSH है ये सर्टोरियल सेल से दो हार्मोन रिलीज करती है. एक होता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ABP कहते हैं, दो प्रोटीन को रिलीज करती है. और दूसरा होता है इनहिबिन. इनका भी फंक्शन हम पढ़ेंगे. जैसे कि आपको पता है कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से पता चल रहा है कि यहाँ पे एंड्रोजन का मीनिंग यहाँ से ये रिलेट कर रहा है कि जो स्पर्म है, जो ये स्पर्म है ये कितना बाइंड करना चाहिए सर्टोरियल सेल से. तो ये जो सर्टोरियल सेल है यहाँ से ये हार्मोन से प्रोटीन निकलता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. ओके तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है कि कितने अमाउंट में स्पर्म को सर्टोरियल सेल से अटैच होना है. और अब दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ये एक्ट कर रहा है इंटरस्टिशियल सेल्स पे. इंटरस्टिशियल सेल्स क्या रिलीज करती हैं, टेस्टोस्टेरोन. ओके और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, एक तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल फंक्शन लेके आता है. मेल्स की मस्कुलैरिटी, मसल्स बनती हैं, वॉइस का जो पिच है वो डिक्रीज होता है, वॉइस वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है. जैसे कि जब वो एक चाइल्ड होता है तो उसकी पिच जो है वो हाई रहती है और जैसे वो एडल्ट होता है तो उसका हाई पिच बन जाता है. वो है टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी कैरेक्टर लेके आता है, एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स एक्सेट्रा. और बॉडी में हेयर्स की प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन से होती है मेल्स. और दूसरा ये हेल्प करता है स्पर्म प्रोडक्शन में. तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एज अ पॉजिटिवली इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ सर्टोरियल सेल. और सर्टोरियल सेल क्या करेगा, स्पर्म की प्रोडक्शन को स्पर्म इनडायरेक्टली वे में बढ़ाएगा, मतलब उसमें उसको न्यूट्रिशन देगा. तो आप समझ गए कि किस तरह से टेस्टिस जो है इनडायरेक्टली वे में काम कर रहा है. ओके तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि
और दूसरा इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या है, एक स्टेरॉयड हार्मोन। ओके, और ये कहाँ से सिंथेसाइज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल से। ओके, जो कोलेस्ट्रॉल टेस्टिस में है वहाँ से ये सिंथेसाइज हो रहा है, और ये स्टेरॉयड हार्मोन है। और इसका प्रिंसिपल हार्मोन क्या है टेस्टोस्टेरोन का, एंड्रोजन। तो याद रखना है कि एंड्रोजन एक प्रिंसिपल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का। और ये एक लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है जो डिफ्यूजन के थ्रू इंटरस्टिशियल सेल से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ट्रांसफ़र होता है, एंड देन ये कहाँ जाता है, ब्लड में। इस तरह से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ये डिफ्यूजन के थ्रू जाता है और ये लिपिड सॉल्युबल है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट आता है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ओके, ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये नेगेटिवली एक्ट करता है एलएच पे, और दूसरा ये नेगेटिवली एक्ट करता है गोनेडोट्रोफिन का। मीन्स जब ब्लड में कंसंट्रेशन मीन्स इसका बढ़ चुका है कि इससे ज़्यादा स्पर्म जो है, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं करनी है, उसको न्यूट्रिशन नहीं देना है, आगे का ये प्रोसीजर है कि जो उसको स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं करवानी है हमें, तो क्या कर रहा है, यही इसको नेगेटिवली सप्रेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ सप्रेशन कैसे हुआ, ये देखो, जो ये हमारा टेस्टोस्टेरोन है वो गोनेडोट्रोफिन पे नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ जिससे आपको एनिमेशन है वो अच्छे से समझ आए। ओके ओके, ये नेगेटिवली उस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये इस पे, और यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी पे नहीं, ये सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी के एलएच पे ही काम कर रहा है। याद रखना है, ये सिर्फ एलएच को ही सप्रेस कर रहा है, क्योंकि एलएच ही टेस्टोस्टेरोन को रिलीज कर रहा है। ओके, तो ये एलएच को सप्रेस करेगा और स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये था टेस्टोस्टेरोन के बारे में। अब हम आगे देखेंगे। एक आता है इनहिबिन, इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ। इनहिबिन के बारे में भी अच्छे से समझ आए। ओके, आगे है इनहिबिन। इनहिबिन कहाँ से रिलीज हुआ, सर्टोरियल सेल से। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोरियल सेल्स हैं, ओके, इस तरह से होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मान लीजिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ये जर्म सेल्स हैं जिनको हम कहेंगे स्पर्म प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेल्स। ओके, यहाँ पे इस तरह से, ये मैं आपको एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दिखा रही हूँ। ये जो सेल्स हैं ये फिर जर्म सेल है, ये जो छोटी छोटी सेल्स हैं ये क्या है, सर्टोरियल सेल्स। ऐसे ही पूरा ऐसे होता है ऐसे। तो आपको पता है टेस्टिकुलर में 1 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ओके, तो इसी तरह से ये जर्म सेल आएगी। आगे में देखो, जो एक बार डायग्राम अच्छे से बना देती है, थोड़ा रफ साइड ही आ जाए तो आपको थोड़ा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो सर्टोरियल सेल है, ये कलर से दूसरा कलर लेके, सर्टोरियल सेल जो है ये वाली, ये क्या रिलीज कर रही है, इनहिबिन। इनहिबिन के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि ये कुछ इनहिबिट करने का काम करेगी, ठीक है। और ये जो जर्म सेल है ये तो स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे। जो यहाँ से स्पर्म सेल हैं वो यहाँ पे इम्बेड होंगे और नरिशमेंट लेंगे। ओके, ऐसा है यहाँ पे, ये पूरा प्रोसीजर ऐसा चलता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया ही है कि किस तरह से अटैचमेंट होगी। अगर नहीं है तो मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूँगी इसके बारे में। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इनहिबिन किस तरह से। अब इनहिबिन नेगेटिवली एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ एफएसएच, एफएस के रिलीज को कम करे। ओके, तो एफएसएच का रिलीज कम होगा तो क्या होगा कि जो सर्टोरियल सेल है वो न्यूट्रिशन का काम नहीं करेगी और स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इससे ऐसे चलते ये इस तरह से हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर होता है। इस तरह से टेस्टिस पे हार्मोन का कंट्रोल होता है। एक बार इसको फिर से हम
फटाफट से पढ़ लेते हैं। फिर पहले इसको फर्स्ट हम इरेज कर देते हैं ना, जिससे हमें अच्छे से डायग्राम फिर से आ जाए। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं हाइलाइटर ले लेती हूँ। क्या है कि हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। ओके, और गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है वो किस पे एक्ट कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दो हार्मोन को सिक्रेट कर रही है। एक है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज एलएच। ओके, अब एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन एक्ट कर रहे हैं टेस्टिस पे। यहाँ पे टेस्टिस के को हमने टेस्टिस पे हार्मोन का कंट्रोल करने के लिए उसको दो भाग में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में किया है। पहला है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा सर्टोरियल सेल और दूसरा आ जाएगा जर्म सेल्स। ओके, तो ये जर्म सेल दोनों आ गए। और यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल, सॉरी इंटरस्टिशियल सेल्स में क्या है, जो इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडी सेल्स। अब क्या है कि आगे आगे ये होगा कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ पे दो सेल्स हैं, ये तो मैंने बता दिया, एक सर्टोरियल और दूसरा जर्म। सर्टोरियल सेल्स में जो हम कहते हैं नर्स सेल कहते हैं, सर्टोरियल सेल दो तरह के प्रोटीन सिक्रेट करेगी। एक है इनहिबिन जो ये है, और दूसरा है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, तो ये दो प्रोटीन सिक्रेट करेगा। और यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। ओके, यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे ही मानो कि टेस्टोस्टेरोन और ये दो हार्मोन हुए, एंड्रोजन, अभी हम फर्स्ट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का मीन्स होता है, अब जो भी स्पर्म्स हैं जो जर्म सेल में अभी स्पर्मेटिड की इसमें फॉर्म है, जो स्पर्म बनना है सेल्स हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, एक्टिवेट होंगी। और जैसे होता है कि स्पर्म सर्टोरियल सेल से बाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये बाइंडिंग का काम करता है। ठीक है, एक प्रोटीन है जो सर्टोरियल सेल से सिक्रेट होके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आएगा। एंड फिर जो ल्यूमन है यहाँ पे, जैसे कि ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में आएगा। ल्यूमन के बाद वो इंटरस्टिशियल जो बाहर का स्पेस है, दो ट्यूब के बीच का बाहर का स्पेस है, वहाँ पे आ जाएगा हमारा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या हुआ, वहाँ पे आने के बाद वो स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा। ठीक है, वहाँ पे एक प्रोसीजर चला होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, उसमें उसको एनहांस करेगा। और एनहांस करने का मतलब ये नहीं कि उसको बढ़ाएगा, मतलब ये जैसे कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आया तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स सर्टोरियल सेल से जो जो है बाइंड करेंगी, जितने अमाउंट में वो बाइंड करेंगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लाइंस, कि जैसे ही एफएसएच सिक्रेट हुआ और वो एफएसएच सर्टोरियल सेल पे एक्ट हुआ, एक्ट होने के बाद वो एबीपी को रिलीज किया। एबीपी का काम है कि ज़्यादा अमाउंट में स्पर्म जो है सर्टोरियल सेल से अटैच हो। ओके, ये प्रोसीजर चलेगा। अब और यहाँ पे एक और ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या कर रहा है, उसको जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस है उसको इंक्रीज कर रहा है। इस हार्मोन से, टेस्टोस्टेरोन से, और स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रहा है। तो ये दोनों प्रोसीजर जो है, ये दोनों हार्मोन का काम एक साथ चला रहता है। ओके, फिर अब क्या हुआ कि एक अमाउंट में स्पर्म्स जो है, स्पर्म जो प्रोड्यूस हो गए हैं, उसका उनको जितने एक स्पर्म की प्रोडक्शन होनी चाहिए उतनी हो चुकी है।
अब कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ चुका है टेस्टोस्टेरोन का, स्पर्म भी बढ़ चुके हैं। अब ये टेस्टोस्टेरोन जो नेगेटिवली एक्ट करेगा एंड्रोजन पे, सॉरी नॉट एंटीरियर पिट्यूटरी पे, नेगेटिवली एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ LH। अब तुम्हें क्या करना है कि जो हमारा LH है उसको डिक्रीज करो, और दूसरा ये एक्ट करेगा नेगेटिवली गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, कि अब तुम्हें LH का प्रोडक्शन कम करना है, नीचे नीचे ये प्रोसेसर कम करना है। तो टेस्टोस्टेरोन इन दोनों पे एक्ट किया नेगेटिवली, एक्टिविटी को सप्रेस किया, स्पर्म प्रोडक्शन की एक्टिविटी को कम किया। और यहाँ पे एक हार्मोन है इनहिबिन जो सर्टोरियल सेल्स सिक्रीट कर रही है। ओके, तो इस हार्मोन का क्या क्या काम है, बता रहा है कि इनहिबिट का काम करेगा। ये एक प्रोटीन हार्मोन है, तो अब ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इनहिबिट करेगा टू डिक्रीज द रिलीज ऑफ FSH। और FSH का काम क्या है, सर्टोरियल सेल का प्रोडक्शन करना। तो अब ये सर्टोरियल सेल जो है इनएक्टिवेट हो जाएंगी, उनका काम बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक नेगेटिव फीडबैक की तरह भी काम करता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस हार्मोनल कंट्रोल। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये एक वो मैंने अपने खुद से एनिमेशन किया हुआ था। अब ये एक पिक्चर है, आपको मैं एक्सप्लेन फिर से क्या करना है, इसमें आपको पता ही है। ये देखो, ये गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है हाइपोथैलेमस से, ये एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, LHFS को स्टिमुलेट कर रहा है, और FSH क्या कर रहा है, एक सेकेंडरी मैसेंजर की तरह सेल अंदर गया। जो हम ये क्या है, हमारी पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें सेल्स हैं, तो ये एक्ट किया सेकेंडरी मैसेज की तरह अंदर आ गया, और सेल पे एक्ट किया, सेल इन पे एक्ट किया। एक तो स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाया, स्पर्मेटोजेनेसिस की। ठीक है, ये सर्टोरियल सेल है, पूरा ये सर्टोरियल सेल है। ओके, उसके बीच में ये मैंने बताया कि इस तरह से जर्म सेल्स होती हैं, तो इनडायरेक्टली वे पे क्या कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा रहा है। ओके, और एक और ये काम क्या करेगा, ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को भी रिलीज करेगा। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन आगे टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलके स्पर्म को सर्टोरियल सेल के साथ बाइंड करेगा। अंडरस्टैंड, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन है ये किसके साथ अटैच हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन के साथ। ओके, तो इस तरह से स्पर्म जो है सर्टोरियल सेल के साथ रहता है और वहाँ से न्यूट्रिशन लेता है। सर्टोरियल सेल जैसे अलग अलग काम करता है। अगर इफ द स्पर्म जो स्पर्म का साइटोप्लाज्म है वो ज़्यादा है तो उसको फेगोसाइट कर देगा। कोई भी न्यूट्रिशन अगर स्पर्म में जाएगा तो पहले सर्टोरियल सेल उसको देखेंगे कि इट इज़ गुड एंड नॉट, देन वो उसमें जाएगा, स्पर्म में जाएगी न्यूट्रिशन तब मिलेगी। और दो सर्टोरियल सेल्स आपस में किस तरह से बाइंड होते हैं, टाइट जंक्शन। ये याद रखना है, दो स्पर्म आपस में टाइट जंक्शन, दो सर्टोरियल सेल टाइट जंक्शन से जुड़े होते हैं, और इसको कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। क्या कहते हैं, जैसे ब्लड टेस्टिस बैरियर। और ये जो बैरियर यूजफुल रहता है कि हमें कौन सी चीज़ स्पर्म तक पहुंचानी है। पहले हर चीज़ सर्टोरियल सेल में घूमेगी तभी स्पर्म में जाएगी। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये सर्टोरियल सेल्स हैं। ओके, ये टेस्टिस है। हाँ, अब दूसरा या एक और प्रोटीन इनहिबिन सिक्रेट कर रहा है सर्टोरियल सेल, क्योंकि सेल पे एक्ट किया ना ये जो है हमारा FSH। इनहिबिन हार्मोन को सिक्रेट किया। इनहिबिन क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा FSH पे और पूरी एक्टिविटी को रोक देगा। ओके, ये हो गया हमारे इस साइड का। अब हम पढ़ेंगे लेडिंग सेल्स पे। लेडिंग सेल है ये। ओके, अब क्या होगा कि लेडिंग सेल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन, और ये बॉडी पे सेकेंडरी इफेक्ट भी डालता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉइस की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मस्कुलरिटी आ जाएगी, मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे, बॉडी में हेयर आएंगे, एक्सिला हेयर बढ़ेंगे, वो एक्स्ट्रा सब चीज़ें भी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को बढ़ाता है। तो ये थोड़ा इसका डायग्रामेटिक रिव्यू, ये क्या शो कर टिश्यू रिस्पॉन्स इफेक्टर सेल्स है। तो
दिस आर द फैक्टर्स, ऐसे ऐसे करेक्ट करके बनाया हुआ है इन्होंने। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो कि ये भी टेस्टोस्टेरोन, यहाँ पे मैं बताना भूलेंगी, टेस्टोस्टेरोन एक नेगेटिवली एक्ट कर रहा है गोनेडोट्रोपिन पे, और यहाँ पे भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे भी नेगेटिवली एक्ट कर रहा है। ओके, समझ आ गया। यही था यहाँ पे इसका हार्मोनल कंट्रोल पे। ठीक है, अब नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डक्ट्स, मेल में जो रिप्रोडक्टिव डक्ट्स हैं उनके बारे में। ओके, तो आपको पता ही है डक्ट्स कौन कौन सी हैं मेल्स में। मेल रिप्रोडक्ट, एक तो है एपिडिडमिस, ओके, दूसरी है डक्टस डिफरेंस, जिसको हम वास डिफरेंस भी कहते हैं, तीसरी है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ओके, जहाँ से होते हुए वास डिफरेंस जाती है, और उसके बाद है इजैकुलेशन डक्ट एंड यूरेथ्रा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टीरोसिलिया। तो ये क्या, ये जो सिलिया है वो एपिडिडमिस में पाया जाता है, जो स्पर्म को आगे ट्रेवल करने में हेल्प करता है। ओके, ये हेल्प भी, स्पर्म को आगे भी बढ़ाता है, और ये सिलिया सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं। एज यू नो, इन एपिडिडमिस में क्या है कि स्पर्म स्टोर रहता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है स्पर्म मैचुरेशन, और मैचुरेशन जो है, स्पर्म मैचुरेशन में क्या क्या आता है, एक तो स्पर्म की वो जो क्या कहेंगे, उसकी मोबिलिटी एंड उसकी फर्टिलिटी की एबिलिटी को इंक्रीज करना। क्या हुआ, एक तो उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी और फर्टिलिटी एक्टिविटी को बढ़ने को हम क्या कहते हैं, स्पर्म मैचुरेशन। सो स्पर्म मैचुरेशन यहाँ हो रहा है एपिडिडमिस में। सो इस चीज़ को अच्छे से होने के लिए हमें सरफेस एरिया भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेगा वहाँ से एपिडिडमिस में, तो वहाँ पे सरफेस एरिया होना चाहिए। तो स्टीरियोसिलिया क्या कर रहा है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, बस यही आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, और ये किस तरह, एक ब्रांचिंग सीलिया की तरह, ब्रांचिंग माइक्रोबिलाई होती है ये प्रॉपर सीलिया तो नहीं होता है, बट एक माइक्रोबिलाई की तरह होती है जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, और यही है, और क्या इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है कुछ। और अब मैं एक और आपको इम्पोर्टेंट, हाँ, इसमें ये कि जो स्पर्म मैच्योरेशन हो रहा है वो कितना टाइम लेता है, ओवर अ पीरियड 40 डेज से डे का टाइम लेता है, या तो इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं लेगा, 14 डे से ज़्यादा, ओवर अ पीरियड ऑफ 14 डे। ठीक है, इतने टाइम में हमारी स्पर्म मैचुरेशन हो जाती। अब क्या है कि इसका ये जो एपिडिडमिस क्या करेगा, स्पर्म को ट्रांसफ़र करेगा वास डिफरेंस में। तो ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू वास डिफरेंस थ्रू पेरिस्टाइसिस मूवमेंट, जो हमारी इंटेस्टाइन में इसोफेगस में मूवमेंट होती है, वही मूवमेंट स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में आती है। ठीक है, तो ये होगा। और दूसरा ये एक और आपको बात याद रखना है कि जो स्पर्म्स इजैकुलेशन के टाइम पे इजैकुलेशन के टाइम पे बाहर नहीं आए, मतलब स्पर्म आर नॉट इजैकुलेटेड एंड एट और वो स्पर्म एपिडिडमिस में ही है, वो स्पर्म क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट इजैकुलेशन में ट्रांसफर हो, वो क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट है। अगला हम पढ़ेंगे, हाँ एक और मैं भूल गई, अब हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए कि एपिडिडमिस कितना उसकी लेंथ होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली ये हाईली कॉन्वोलेंटेड ट्यूब है, तो इसकी लेंथ जो है वो है 4 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा पेन ले लेती हूँ। ओके, तो इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ओके, और अब हम देखते हैं, बस यही है, जब और 4 सेंटीमीटर है, और जब इसको हम अनकॉइल कर देते हैं थोड़ा सा, तो इसकी 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, मीन्स 6 सेंटीमीटर होती है। पर आपको एक्यूरेट याद रखना है कि एपिडिडमिस जो है कितनी होती है, 4 सेंटीमीटर। अब दूसरा पॉइंट आया, दूसरी डक्ट आई
वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस। इसमें इसकी ये भी कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल है बट एपिडिडमिस से कम है। कॉन्वोलेंटेड है बट एपिडिडमिस से कम है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 45 सेंटीमीटर। ओके, तो ये ज़्यादा लंबी होती है बट लेस कॉन्वोलेंटेड देन एपिडिडमिस। ओके, और यहाँ पे तो आपको मैं एक डायग्राम से बताऊंगी किस तरह से वास्ट डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई जाती है, वो तो अलग बताऊंगी। चलो इसको हम डायग्राम से ही देखेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये भी जब स्पर्म ट्रांसफ़र होगा वास्ट डिफरेंस से कहाँ, यूरेथ्रा में, जो हमारी आगे पेनिस तक ट्रांसफ़र कराएगा, या तो समझ लो कि इजैकुलेशन डक्ट की तरफ लेके जाएगा, तो ये भी जाएगा थ्रू पेरिस्टेलिस मूवमेंट। पेरिस्टेलिस मूवमेंट होगी, उसी के थ्रू जाएगा। और ये भी सेम एपिडिडमिस की तरह स्पर्म को स्टोर करता है फॉर सेवरल मंथ। एंड जब इजैकुलेशन के थ्रू स्पर्म ट्रांसफ़र नहीं हो पाते तो जो स्पर्म बचे होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब भी कर लेता है। ओके, अब नेक्स्ट है स्पर्मेटिक कोड। तो स्पर्मेटिक कोड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो जिसमें हर जैसे कि वास्ट रेफरेंस भी जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स भी जाती हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम भी जाते हैं। तो हम इस पूरे को क्या कहेंगे जिसमें वो सब कुछ जा रहा है उसको कहते हैं स्पर्मेटिक कोड। ओके, इसके बारे में कुछ खास तो नहीं है, बस यही है। अगला है इजैकुलेशन डक्ट। तो इजैकुलेशन डक्ट बनती है सेमाइनल वेसिकल, जो हमारी ग्लैंड है, वो भी मैं आपको पिक्चर के थ्रू ये ज़्यादा क्लियर आएगा। सेमाइनल वेसिकल से एक डक्ट आती है वो, और थ्रू एम्पुला जो होता है वास्ट डिफरेंस का, उसके थ्रू एक ये दो डक्ट जो हैं आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। ओके, आगे मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगी। और उसके बाद क्या आता है, यूरेथ्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। तो ये रही हमारी डायग्राम। इसमें फर्स्ट आएगा ये है एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन। तो ये तो आपको पता ही है कि लोब्यूल्स है, सेमनीफेरस है, ये स्टेट ट्यूब्यूल्स है, ये टेस्टिस है, एफरेंट डक्ट है। फिर एफरेंट डक्ट से ये ऊपर जाके आपका एपिडिडमिस में जुड़ गया। ये एपिडिडमिस का हेड है ये, ठीक है, ये बॉडी है एंड ये टेल आ गया। अब टेल से यहाँ से टेल से क्या स्टार्ट हो गया, डक्टस ऑफ डिफरेंस। तो ये आ गया हमारा वास्ट डिफरेंस। ये ऊपर गए, यहाँ पे आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक नर्व सब दिख रहा है। तो इसको हम, ये इंटीरियर स्ट्रक्चर है, तो इसको हम पूरे को क्या कहेंगे, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ओके, कुछ भी नहीं है, ये तो आपको पहले मैंने पढ़ा दिया कि ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना को क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा, मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे आपको चीज़ दिखाना था। लेने के लिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स जो है हाईली कॉन्वोलेटेड है। ये देखो कितनी कॉन्वोलेटेड है ट्यूब्यूल, और यहाँ पे जाते लेस कॉन्वोलेटेड। और ये वास्ट डिफरेंस है जो ये जो ऊपर के लिए जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम डायग्राम से ही पूरा समझेंगे, क्योंकि पॉइंट्स तो 2-3 ही है इसमें याद करने के लिए। डायग्राम अगर रिमेंबर रहेगा तो पूरे का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद रहेगा। अब क्या है, यहाँ पे जो हमारा टेस्टिस है वहाँ से वास्ट डिफरेंस पोस्टीरियरली होते हुए यूँ आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा पास राइट डक्ट है। देखो ये राइट ही हुआ ना, राइट
यहाँ से आता होगा, और यहाँ पे स्वेलन स्ट्रक्चर बन गया वास्ट डिफरेंस का। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, एम्पुला ऑफ वास्ट डिफरेंस। और ये एम्पुला यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्या है, ये हमारा इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा जब एम्पुला यहाँ पे आएगा, और ये लेफ्ट का है एम्पुला। ओके, और यहाँ पे आपको ये स्वेलन लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा सेमिनल वेसाइकल्स है। ओके, सेमिनल वेसाइकल्स हैं, जो जो ये यहाँ तक सेमिनल वेसाइकल है, ये आगे क्या है, उसकी डक्ट है। जब ये दोनों ज्वाइन करके ये एक साइड की इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है, ये लेफ्ट साइड की इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, ये ओपन हो गई कहाँ पे जाके, अगला हमारा है यूरेथ्रा। ये पूरा यूरेथ्रा है। ओके, अब यूरेथ्रा को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट है, मैं थोड़ा पेन से आपको समझाएगा, मिनट। हाँ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक का यूरेथ्रा का मीन्स क्या है कि जो जो ये वाला पार्ट क्या है, प्रोस्टेट पियर शेप में जो है, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो ये यहाँ का यूरेथ्रा जो है, यहाँ के यूरेथ्रा को क्या कहेंगे, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, अब क्या हुआ, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कितना इसकी भी लेंथ होती है। तो जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। यहाँ से अच्छा नहीं लिखा जा रहा थोड़ा, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप है, अगर पेन होता तो काफ़ी अच्छे से होता। तो ये कितना है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा 2 से 3 सेंटीमीटर। उसके नीचे अब क्या है, इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। इरेज करके, क्योंकि ये उस पर ओवरलैप हो गया है। ओके, तो ये हमारा है इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। इसको हम कहेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट यूरेथ्रा हमारा ये यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन इंटरमीडिएट यूरेथ्रा है। ओके, फिर से दिखा देती हूँ कहाँ पे हमारा है, दूसरे कलर से, येलो से, यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या है, इंटरमीडिएट यूरेथ्रा। तो इंटरमीडिएट यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर होता है, ये होता है अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो है यूरेथ्रा का, उसे कहेंगे स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से कॉर्पोरा स्पॉन्जियम स्टार्ट हो रहा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये जो है ना, ये ब्लू कलर का पार्ट, ये कॉर्पस स्पॉन्जियम है ना, नीचे तक जाएगा पेनिस में, लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ से जो भी यूरेथ्रा स्टार्ट हो रहा है उसको कहेंगे कॉर्पस, सॉरी नॉट कॉर्पस, स्पॉन्जी यूरेथ्रा। और स्पॉन्जी यूरेथ्रा कितना सेंटीमीटर होता है, 15 टू 20 सेंटीमीटर। मैं अब लिखूंगी नहीं, बोल दूंगी कितना होगा, 15 टू 20 सेंटीमीटर। तो आपको ये याद रखना है अपने आप से। कौन सा कितना सेंटीमीटर, मैं अब इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा ही देती हूँ, जिससे आपको सब कुछ याद रहे। ओके, इरेज हो जाए। ओके, ये था हमारा डक्ट, ये थी डक्ट्स, जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में भी बता दिया, बट ग्लैंड के फंक्शन हम पॉइंट्स बाय पॉइंट्स समझेंगे। तो पहले आप डायग्राम में ही यहाँ पे देख लो कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ है, कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी पेयर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। यहाँ पे क्या है हमारा, राइट टेस्टिस। ठीक है, राइट टेस्टिस से जो है उसका वास्ट डिफरेंस पोस्टीरियर से, पीछे से एंटीरियर से, ये वैसे पोस्टीरियर व्यू है, तो यहाँ से वैसे क्या होगा, ये टेस्टिस यहाँ से वास्ट डिफरेंस उसके एंटीरियर से होते हुए ये आगे आ रहा है।
ये वास्ट डिफरेंस है राइट साइड का, और ये यहाँ पे जब कहाँ पे पहुँचेगा, हम कहेंगे सेमिनल वेसाइकल के पास पहुँचा तो वहाँ थोड़ा सा स्वेलन हो गया। स्वेलन होने के बाद वो एंटर करा, हम इसको यूरेथ्रा ही कहेंगे, पर यहाँ पे कुछ यूरेथ्रा तो नहीं स्टार्ट है, पर वो स्वेलन हो गया और एक सेमिनल वेसाइकल यहाँ पे स्वेलन हो गया। ओके, इतना समझ लो। और दूसरा क्या है, यहाँ पे एक डक्ट है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट आई, ये ग्लैंड है, यहाँ पे एक डक्ट आई, ये दोनों ज्वाइन होके क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, यहाँ पे भी स्पर्म जो है कुछ टाइम के लिए ऐसे कहेंगे कि रहते हैं, स्टोर रहते हैं। ठीक है, स्टोर तो नहीं रहते, जहाँ से इजैकुलेट होते हैं। सो ये एक काइंड की इजैकुलेटरी डक्ट है कि यहाँ से सेमिनल फ्लूइड भी आएगा और स्पर्म भी आएंगे, तो ये इजैकुलेटरी डक्ट है। ओके, इतना ठीक है। तो ये हमारी इजैकुलेटरी डक्ट आ गई। अब इजैकुलेटरी डक्ट के नीचे क्या है, यूरेथ्रा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेमाइनल वेसाइकल है, वेसाइकल की डक्ट एंड एम्पुला इजैकुलेटरी डक्ट बना रही है। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पे ओपन हो रही है, यूरेथ्रा में। ओके, और यूरेथ्रा के अलग पार्ट है। तो यहाँ पे हम ग्लैंड्स देखना चाहेंगे, तो सेमिनल वेसाइकल भी पेयर्ड में है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल है, और यहाँ पे आपको वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड दिखेगी। दिखाती हूँ आपको, ये जो ब्लूइश कलर में छोटी सी ग्लैंड है, ये क्या है, कलर से दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये जो एक ये और एक ये क्या है, वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो ये 3 ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उनके थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि क्या, कौन सी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है और किस तरह से स्पर्म की फर्टिलिटी एंड उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करती है इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ओके, और अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे यूरेथ्रा, थोड़ा यूरेथ्रा भी पढ़ लेते हैं। तो यूरेथ्रा के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट है जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, इंटरमीडिएट यूरेथ्रा और तीसरा है स्पॉन्जी यूरेथ्रा। स्पॉन्जी यूरेथ्रा की लेंथ सबसे ज़्यादा है, अप्रॉक्स 50 to 20 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर। यूरेथ्रा और इंटरमीडिएट यूरेथ्रा तो 1 सेंटीमीटर का ही है, क्योंकि यहाँ पे छोटा ही है जो बीच की जगह है, उसको हम इंटरमीडिएट यूरेथ्रा कहेंगे। और प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा 2 से 3 सेंटीमीटर होता है, और प्रोस्टैटिक से ही पता चल रहा है, जो प्रोस्टैटिक के से घिरा हुआ होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। और स्पॉन्जी यूरेथ्रा जो कॉर्पस स्पॉन्जियस से घिरा हुआ होता है उसको हम कहेंगे स्पॉन्जी यूरेथ्रा। बस यही है इसका मेन पार्ट। ओके, कुछ खास नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। I hope you like the video. If you like, share your comments and like on like button. Okay, thank you.